हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो कि सीबीएसई या फिर आईएससी बोर्ड के हैं, क्योंकि अब आईएससी बोर्ड वालों का भी सिलेबस सीबीएसई पैटर्न पे हो गया है और क्वेश्चंस भी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर ही पूछे जाएंगे। तो दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसमें मैंने सीबीएसई बोर्ड का पेपर लिया है। सीबीएसई बोर्ड का पेपर है 2024 का। हम यहाँ पे सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे आंसर्स, और क्वेश्चन 17 नंबर तक का। मैं क्वेश्चन आज 18 नंबर से आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट वाला एक्सप्लेन करूँगा, आपको विद सोल्यूशन बताऊँगा। तो पेपर कुछ इस पैटर्न का आपको दिखेगा। सीरीज़ नंबर यहाँ पे लिखा होगा, प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा होगा, और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आप सबसे पहले पढ़ लेंगे। आपका 3 घंटे का निर्धारित समय है, टाइम अलाउड 3 आवर्स, और इसमें 15 मिनट्स आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए भी मिलेंगे, जिसमें आप पहले चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपका पूरा है या नहीं, उसके पेजेस और सारे क्वेश्चंस देख लेंगे कहीं पे कोई करेक्शन या फिर मिस प्रिंटिंग वगैरह तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, और वहाँ से फिर हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो कि हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमारा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में क्वेश्चन होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में भी बना दूंगा वीडियो। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं क्योंकि मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन है मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्वेश्चन है मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज passes from air into the medium of refractive index 1.5. Find the wavelength of the light reflected and refracted at the interface of two media. देखिए किसी भी कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर ट्रांसमिट होगी तो क्या होगा भाई, उसमें कुछ पार्ट रेज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे मान लो 2 मीडियम है, यहाँ पे N1 मीडियम है और N2 मीडियम है। ये लाइट रे आई यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट होगी एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और ये क्या हो गई रे, यहाँ पे मैंने N1 को डेंसर मान लिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और कुछ पार्ट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टेड लाइट का, दोनों का बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी फ्रीक्वेंसी न्यू है, लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। तो हमें पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो इसमें फॉर्मूला हम सीधे लगाएंगे, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। देन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या v है इसको हम c भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, या फिर v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। और लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, c बाय न्यू। c हमें पता है कितना होता है, 3 × 10⁻18 अपॉन का न्यू हमें पता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए बच्चों दे रखी है 15 × 10⁻14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6 × 10⁻7 मीटर। ये तो लैम्डा हो गया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे का वेवलेंथ निकल के आया 6 × 10⁻7 मीटर। अब मीडियम का मीडियम हम कैसे निकालते हैं, मीडियम का रे एक्चुअली में ये डायग्राम आप इसको ऐसे ना बना करके आप ऐसे मान लो कि पहला मीडियम आपका डेंसर मीडियम है, और नहीं पहला रेयरर है, दूसरा क्या है, डेंसर है। तो यहाँ पे ये आपका मीडियम हो गया, यहाँ नॉर्मल, ये लाइट आई, ठीक है, ये एयर है, यहाँ पे एयर है, और ये यहाँ पे कुछ बाउंस बैक होगी और कुछ नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ये, ठीक है। तो आपको पता है कि वेवलेंथ चेंज होता है जब एक मीडियम से N1 से N2 में गई, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लेमडा m हो जाएगा, और ये लेमडा एयर है, एयर में थी तब उसका वेवलेंथ कुछ और था। तो यहाँ पे जो निकल के आया है ये लेमडा एयर है। अब लेमडा मीडियम के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेमडा m इक्वल टू लेमडा एयर अपॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू।
लैम्डा एयर की वैल्यू हमने बता दी है 6 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है हमारी कितनी है भाई, 6 × 10⁻⁻⁷, और अपॉन म्यू है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगी 4 × 10⁻⁷ मीटर। क्लियर है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसका इसी के साथ एक ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है प्लेनो कॉन्वेक्स। अगला क्या है, इसी का ऑप्शन है, ठीक है। जो भी मैंने 18 का ए सॉल्व किया है, ये 18 का बी है। इसमें है क्वेश्चन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर is made of the material of refractive index 1.5. Calculate the radius of curved surface of the lens. हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है कर्व सरफेस का। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि एक सरफेस इसका क्या है भाई, प्लेन है, ऐसा कुछ होगा आपका। तो बच्चों ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ाता हुआ चला गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कैलकुलेट द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फोकल लेंथ कितनी थी भाई, 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.4, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें R2 क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, प्लेन बन चुका है, और इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा करके 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। यहाँ R2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो चुकी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और f की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 1/∞ बच्चों 0 हो गया, और ये हो गया 1.5 1.4 - 1 0.4 अपॉन का R1। देन R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यही हमें कैलकुलेट करना था। फिर अगर 19 क्वेश्चन है तो 19 में देखिए क्या कह रखा है कि एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 13 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। तो भाई यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दे रखा है, और हमें पता है इसका कितना होता है 1/f = r/2, यानी 14/2 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी f = -20। 14/2 यानी 20 सेंटीमीटर, यानी f = -20 इसलिए लिया क्योंकि ये है क्या, एक कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। हमें f की वैल्यू पता है 1/-20, v हमें कैलकुलेट करना है, और u नेगेटिव होता है तो f 1/-30। ये प्लस माइनस मिलके माइनस ही बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 30-20 का एलसीएम क्या हो जाता है भाई, 60 हो जाता है। 30 दूना 60 तो ये 2 हो गया, 20 तियाँ 60 -3 हो गया, यानी -1/60 हो गया। तो बच्चों v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो v आ गया यानी पोजीशन ऑफ द इमेज कितना होगा, v = -60 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा था, उसके बाद पूछा था मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता दूं। मैग्नीफिकेशन m = यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, m = -v/u, ये लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे पता है हमें पास माइनस है, और v की वैल्यू कितनी आई है, -60 आई है, और u ऑलवेज माइनस होता है। तो ये दोनों कट करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे देखें -2 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर लिया था, और कॉनकेव मिरर में हमेशा एक ही पोजीशन होती, जिसमें आपका फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तब आपकी इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी सभी पोजीशन में रियल इमेज बनती है। तो मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव में दे रखा है, इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज है आपकी रियल। ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नीफिकेशन
नेगेटिव में है यानी इमेज आपकी कैसी बन रही होगी, रियल बन रही होगी। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो आपका इमेज वर्चुअल होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर द न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई। एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, उन्होंने ई बता दी है। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ई है और इसका मास m सपोज करना है। अ फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी, ठीक है, और ये इसकी जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर है। लेट लेमडा एन लेमडा पी, लेमडा एन मतलब वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन एंड लेमडा पी एन वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिस्पेक्टिवली। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द लेमडा एन अपॉन का लेमडा पी। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमें लेमडा एन कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में एक एक्सप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, लेमडा एन अपॉन का लेमडा पी। तो पहले हम लेमडा एन कैलकुलेट कर लेते हैं। चूँकि फोटोन की एनर्जी हमें पता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना होता है बच्चों, तो एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भाई, लेमडा पी लिख दिया, क्योंकि ये प्रोटॉन की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा पी, पी मतलब फोटोन। तो यहाँ पे जो ये वेवलेंथ है वो किसकी है भाई, ये फोटोन की वेवलेंथ है, ये फोटोन की वेवलेंथ है, क्योंकि ये फॉर्मूला वही होता है ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा पी। देन लेमडा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा पी इज इक्वल टू एच सी बाई ई, लेमडा पी इज इक्वल टू एच सी बाई ई। क्लियर है, लेमडा पी इज इक्वल टू एच सी बाई ई। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, और हमारे पास एक कंडीशन और इन्होंने बताया है। कंडीशन क्या बताई है कि लेमडा एन डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यानी कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है। देन लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो यहाँ पे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे न्यूट्रॉन के लिए। देन लेमडा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। और पी है मोमेंटम आपका, पी आपका क्या है भाई, पी इक्वल टू है मोमेंटम, पी इक्वल टू है मोमेंटम। देन एच अपॉन का पी यानी रूट ऑफ 2m e। क्लियर है, ये मोमेंटम होता है mv से यहाँ से कैलकुलेट होके आया है, 2m e होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। p इक्वल टू रूट ऑफ 2m e है, m है मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड e है एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों को हम क्या कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, लेमडा अपॉन का लेमडा एन और लेमडा पी की जो लेमडा एन अपॉन का लेमडा पी, और लेमडा एन की वैल्यू क्या है भाई, एच अपॉन का रूट ऑफ 2m e, और इनटू का लेमडा एन की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन का एच सी, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एच से एच कैसे हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट। देन लेमडा, क्लियर है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है कि ये लेमडा पी नहीं है, लेमडा एन अपॉन का लेमडा पी हम निकाल रहे हैं, लेमडा एन अपॉन का लेमडा पी। देन लेमडा एन अपॉन, इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस ई को हम रूट में ले जाएंगे अंदर, तो अगर टोटल रूट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रूट, ई को हमने रूट के अंदर ले लिया है, और ई को रूट के अंदर तभी ले सकते हैं जब हमें ई स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। यानी ए स्क्वायर पे रूट लगाएंगे तो सॉल्व होके ई ही आएगा, और यहाँ पे नीचे आपका था 2m e, रूट ऑफ 2m e। क्लियर है, और साथ ही में यहाँ पे सी है, तो सी को भी हम इस रूट के अंदर ले लें तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। ए सी से ई कैंसिल हो जाएगा। देन वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा एन अपॉन का लेमडा पी, लेमडा एन अपॉन लेमडा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रूट ऑफ यहाँ पे वैल्यू हो गई है ई अपॉन का 2
mc², और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द करंट विद द वोल्टेज फॉर द मटेरियल GaS गैलियम आर्सेनिक ऑन द ग्राफ मार्क द रीजन वेदर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड ओम्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, तो इसका सीधा ग्राफ होता है बच्चों, मैं आपको ग्राफ बता दे रहा हूँ इस ग्राफ को कैसे खींचना है। एक तरफ इधर आपका हो गया y एक्सेस और इधर हो गया x एक्सेस, क्लियर है। और ये ग्राफ आपका जो इसमें दे रखा है गैलियम आर्सेनिक का गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ है। तो ये ग्राफ, हालांकि ये ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ठीक है, और फिर इसका रेजिस्टेंस ऐसे इंक्रीज़ करता है। तो नेगेटिव रीजन ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका I है और ये आपका वोल्टेज है। जो नेगेटिव रीजन मिलेगा रेजिस्टेंस का वो कौन सा होगा, तो आप ग्राफ से बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या है भाई, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीजन वेयर द ओम्स लॉ इज ओबेड, तो ये इतना रीजन है, ये इस रीजन में ओम्स लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। रीजन वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड, वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, इस वाले रीजन में क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो आपको यही ग्राफ इसमें बनाना था, 2 नंबर का ये ग्राफ है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, यहाँ पे फ्लक्स से क्वेश्चन आया, सेक्शन B आपका हो गया है। तो देखिए पेपर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको सेक्शन वाइज ही सॉल्व करा पाऊँगा। सेक्शन B के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, सेक्शन C हमारा जो होगा नेक्स्ट पार्ट में होगा। सेक्शन C, फिर सेक्शन D, फिर सेक्शन E, एक एक सेक्शन करके मैं क्वेश्चन बनाऊँगा, सॉल्व करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको सेक्शन वाइज सॉल्व करके ही आपको बताऊँगा। तो सेक्शन B पढ़ने के बाद आप सेक्शन C की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।